अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं MKS डॉक्टर जोन। इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी मॉड्यूल की बायोकेमिस्ट्री का कोड 001 पेडिग्री ऑफ द सिंगल जीन डिफेक्ट को देखेंगे। हम देखेंगे कि क्रोमोसोम के ऊपर जो हमारे पास डिफरेंट जीन्स होते हैं उनमें से कोई एक जीन अगर हमारे पास इफेक्ट हो जाए म्यूटेशन की वजह से, रेडिएशन या किसी भी किस्म की म्यूटेशन की वजह से, तो वो उसकी हम इनहेरिटेंस को देखेंगे कि वो ऑफस्प्रिंग में किस तरह ट्रांसफ़र होता है और उनको किस तरह इफेक्ट कर सकता है। उसके साथ साथ हम एम्फीसीमा की भी पेडिग्री को देखेंगे और सिस्टिक फाइब्रोसिस की भी पेडिग्री को देखेंगे। एम्फीसीमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस की पेडिग्री उसने कोड 1 में बताई हुई है और कोड 2 में जो यूएचएस का आउटलाइन है उसके अकॉर्डिंग कोड 2 में वो एम्फीसीमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस की बायोमेडिकल बेसिस पूछ रहा है। तो वो हम इन साथ साथ इसकी बायोमेडिकल बेसिस भी इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे एम्फीसीमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस की। सबसे पहले हम देखते हैं पेडिग्री हमारे पास क्या होती है। पेडिग्री को हम फैमिली ट्री बोलते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक फैमिली के अंदर जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनमें आपस में रिलेशनशिप बताता है कि किस तरह एक मेंबर है उसमें जो जीन है वो किस तरह ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, उसकी इनहेरिटेंस भी बताता है और वो ऑफस्प्रिंग में कैसे उसे इफेक्ट कर सकता है। अगर वो हमारे पास इफेक्टेड है तो वो ऑफस्प्रिंग में किन किन को इफेक्ट कर सकता है, ये भी हमें पेडिग्री बताती है, जो कि एक डायग्रामेटिक शो होती है, एक हमारे पास डायग्राम टाइप होती है। लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं डिस्कस करता हूँ कि हमारे पास एक फैमिली है जिसके में जो पेरेंट हैं, फादर और मदर, उनमें ऑटोसोमल रिसेसिव कोई हमारे पास जीन डिफेक्टिव है। तो जो उसकी ऑफस्प्रिंग है वो किन किन ऑफस्प्रिंग को वो इफेक्ट कर सकती है, ये हमें पेडिग्री बताती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास सिंगल जीन डिफेक्ट क्या होता है। लेट्स सपोज हम ह्यूमन बॉडी में जो होती हैं वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होती हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम होती हैं, जिनमें से 22 पेयर जो हैं वो ऑटोसोम्स हैं और जो 1 पेयर है वो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर एक डीएनए है और उस डीएनए में थाउजेंड्स ऑफ जीन है। उन जीन में से कोई एक भी जीन हमारे पास म्यूटेशन की वजह से इफेक्ट हो गया। लेट्स सपोज ये जीन हमारे पास म्यूटेशन की वजह से इफेक्टेड हो गया। अब ये जो जीन इफेक्टेड है इसने जब ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होना है तो उनमें से किस किस को ये इफेक्ट करेगा। ये हमारे पास सिंगल जीन डिफेक्ट है। एक जीन का डिफेक्ट हो जाना म्यूटेशन से, रेडिएशन से, किसी भी वजह से, उसे हम कहते हैं सिंगल जीन डिफेक्ट। अब ये हमारे पास मोनोजीनिक डिसऑर्डर हम इसे कहते हैं क्योंकि एक जीन डिफेक्ट हुआ है, और दूसरा हमारे पास ये म्यूटेशन की वजह से सिंगल जीन डिफेक्ट होता है। और ये हमारे पास मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। जो इसकी इनहेरिटेंस होती है वो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करती है, इसलिए हम इन्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर भी बोलते हैं, सिंगल जीन डिफेक्ट को। अब हम क्रोमोसोम को देखते हैं, क्रोमोसोम की बेस पर हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं कि हमारे पास ये कौन सी इनहेरिटेंस है। ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं या वो ऑटोसोम्स होते हैं। 22 पेयर ऑटोसोम्स हैं, यानी कि 44 ऑटोसोम्स हैं, और जो 2 हैं वो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम है, जो कि मेल में हमारे पास XY हैं और फीमेल में XX हैं। और ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है इनके ऊपर जो जीन होती हैं वो हमारे पास या तो डोमिनेंट होती हैं या रिसेसिव होती हैं। रिसेसिव को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं और जो डोमिनेंट है उसे हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जो डोमिनेंट है वो अपना इफेक्ट शो करेगा अगर उसके साथ वाला जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो उसके ऊपर जीन है, वो अगर से हमारे पास रिसेसिव है तब भी डोमिनेंट अपना इफेक्ट शो करेगा। रिसेसिव जो जीन है वो उस कंडीशन में अपना इफेक्ट शो करेगा जब उसके साथ होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर भी जो हमारे पास जीन है वो भी रिसेसिव होगा। तो जब दोनों रिसेसिव होंगे, यानी कि होमोजीनस रिसेसिव होंगे, तब ये अपना इफेक्ट शो करेंगे। अदरवाइज हेट्रोजीनस कंडीशन में रिसेसिव जीन जो होता है ये अपना इफेक्ट शो बिल्कुल नहीं करता। इस बेस के ऊपर हम क्रोमोसोम्स को, इनहेरिटेंस को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं क्रोमोसोम और जीन की बेस पर। वो जीन जो हमारे पास डोमिनेंट होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और वो जीन जो हमारे पास डोमिनेंट होते हैं और ऑटोसोम्स पर होते हैं उन्हें हम कहते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। वो जीन जो हमारे पास रिसेसिव होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और वो जीन जो हमारे पास रिसेसिव होते हैं और ऑटोसोम्स पर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। अब हम ये 4 कैटेगरीज में हमने इन्हें क्लासिफाई कर लिया: ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस और एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। अब हम इन चारों कैटेगरीज को देखेंगे कि ये किस तरह ऑफस्प्रिंग को इफेक्ट करेंगे, और इनके साथ साथ हम इनके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट नाम से शो हो रहा है कि जो हमारे पास जीन है, डिफेक्टिव जीन है, वो हमारे पास ऑटोसोम्स पर है और वो हमारे पास डोमिनेंट है।
अब ये जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग होती हैं वो 50% अफेक्टेड होती हैं। ये इस चीज़ को डिपेंड नहीं करता कि कौन से जेंडर में वो है हमारे पास जीन, क्योंकि ऑटोसोम्स पर है, तो ये 50% जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें सन्स भी हो सकते हैं, डॉटर भी होती हैं, वो उनमें से कोई भी 50% यानी कि हाफ ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो हमारे पास इफेक्टेड होंगे। और इसकी जो एग्जांपल है वो है हमारे पास मार्फन सिंड्रोम। जो दूसरे हैं वो हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव में जो हमारे पास डिफेक्टिव जीन है वो ऑटोसोम्स पर है, और जो हमारे पास है क्रोमोसोम, जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम है, और जो हमारे पास जीन है वो हमारे पास रिसेसिव है। इसमें जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें से 25% अफेक्टेड होंगे, 25% अनइफेक्टेड होंगे, और 50% कैरियर होंगे। और जो इसकी एग्जांपल है वो हमारे पास एम्फीसीमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया है। उसके बाद हम देखते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक डोमिनेंट में जो हमारे पास डिफेक्टिव जीन है वो डोमिनेंट है और एक्स क्रोमोसोम पर है। जो हमारे पास फादर है, फादर में एक हमारे पास एक्स क्रोमोसोम होता है और एक हमारे पास वाई होता है, और जो मदर है उसमें दोनों हमारे पास एक्स है, एक्स एक्स होते हैं। अब हमारे पास एक्स लिंक डोमिनेंट है, यानी कि जो डिफेक्टिव जीन है वो डोमिनेंट है और एक्स क्रोमोसोम पर। अगर वो हमारे पास डिफेक्टिव जीन फादर पर है, तो जो हमारे पास डॉटर्स होती हैं उन्होंने फादर से तो एक्स क्रोमोसोम लेना होता है। इसके रिजल्ट में हमारे पास जो डॉटर्स होंगी सारी की सारी इफेक्टेड होंगी, क्योंकि उन्होंने अब अपने फादर से एक्स क्रोमोसोम लेना है, और जो एक्स क्रोमोसोम है वो हमारे पास इफेक्टेड है। और इस कंडीशन में अगर डिफेक्टिव जीन फादर के ऊपर होगा तो हमारे पास जो सन्स होंगे, सन्स अनइफेक्टेड होंगे। उसकी रीजन ये है कि जो हमारे पास सन्स है उन्होंने फादर से तो लेना है वाई क्रोमोसोम, और मदर से लेना है एक्स क्रोमोसोम। तो जो मदर से एक्स क्रोमोसोम लेंगे उनके ऊपर तो कोई हमारे पास डिफेक्ट नहीं है, वो इस कंडीशन में हमारे पास नॉर्मल होंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारे पास डोमिनेंट जीन है वो हमारे पास मदर के ऊपर हो सकता है इफेक्टेड। इस कंडीशन में अगर हमारे पास वो मदर पर इफेक्टेड होगा तो जो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग होंगे उनका क्या रिजल्ट होगा। तो जो हमारे पास इस कंडीशन में जो फादर है वो हमारे पास नॉर्मल है, तो जो हमारे पास इस कंडीशन में जो ऑफ स्प्रिंग उनमें से जो हमारे पास सन्स होते हैं, सन्स ने फादर से तो लेना है वाई क्रोमोसोम, जो उन्होंने मदर से लेना है एक्स नॉर्मल भी ले सकते हैं, एक्स इफेक्टेड भी ले सकते हैं, यानी कि हाफ सन जो है वो हमारे पास नॉर्मल होंगे और हाफ सन हमारे पास इफेक्टेड होंगे। और जो डॉटर्स हैं उन्होंने फादर से तो लेना है एक्स क्रोमोसोम, वो तो होगा नॉर्मल, और जो मदर से उन्होंने एक्स क्रोमोसोम लेना है वो इफेक्टेड भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं, यानी कि हाफ जो होंगे वो डॉटर्स भी अफेक्टेड होंगी और हाफ जो हमारे पास डॉटर्स होंगे वो नॉर्मल होंगी। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। आखिर में हम देखते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन, यानी कि जो हमारे पास डिफेक्टिव जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर है और वो हमारे पास रिसेसिव है, यानी कि अपने इफेक्ट शो नहीं करेगा, कैरियर होगा। उस कंडीशन में अपना इफेक्ट शो करेगा जब उसके साथ दूसरा क्रोमोसोम भी एक्स क्रोमोसोम हो और वो अपना इफेक्ट शो करे। अगर ये हमारे पास एक्स लिंक रिसेसिव फादर के ऊपर है, तो फादर के ऊपर तो एक्स होता भी एक है, तो वो रिसेसिव होगा तो ये अपना इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि उसके ऊपर इसका अल्टरनेट जो इसका होमोलोगस पेयर एक्स क्रोमोसोम है वो है नहीं। इस कंडीशन में जो हमारे पास डॉटर्स होंगी, मदर हमारे पास नॉर्मल है, मदर के ऊपर कोई कैरियर वगैरह नहीं है, तो जो डॉटर्स होंगे उन्होंने फादर से तो लेना है एक्स क्रोमोसोम और मदर से एक एक्स लेना। मदर से जब वो नॉर्मल लेंगी और जो फादर होगा उससे वो जब कैरियर लेंगी तो वो हमारे पास बन जाएंगी कैरियर। सारी की सारी डॉटर जो होंगी वो कैरियर होंगी। जो इस कंडीशन में जो हमारे पास सन्स होंगे, सन्स ने फादर से तो लेना वाई क्रोमोसोम और मदर से लेना एक्स क्रोमोसोम, तो एक्स क्रोमोसोम मदर के दोनों नॉर्मल है, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास सन्स होंगे वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। अगर ये हमारे पास जो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है ये हमारे पास मदर के एक्स क्रोमोसोम पर है, मदर के यानी कि एक्स क्रोमोसोम में किसी एक के ऊपर ये डिफेक्ट है, और जो हमारे पास फादर है उसके दोनों क्रोमोसोम एक्स और वाई नॉर्मल है, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास डॉटर्स होंगी उन्होंने फादर से लेना एक्स क्रोमोसोम, जो मदर है उससे नॉर्मल भी ले सकती हैं, इफेक्टिव भी ले सकती हैं। अगर वो मदर से इफेक्टिव लेंगी तो वो हमारे पास कैरियर बन जाएंगी, और अगर वो मदर से नॉर्मल लेंगी तो वो हमारे पास नॉर्मल होंगी, यानी कि हाफ डॉटर कैरियर होंगी और हाफ डॉटर हमारे पास नॉर्मल होंगी। और जो इस कंडीशन में सन होंगे, सन ने जो है फादर से तो लेना वाई क्रोमोसोम, इसमें उसको कोई इनहेरिटेंस नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है। मदर से उन्होंने एक्स नॉर्मल भी ले सकती हैं, एक्स कैरियर भी ले सकती हैं। अगर उन्होंने मदर से एक्स कैरियर लिया तो वो हमारे पास इफेक्टेड होंगे, और अगर उन्होंने एक्स नॉर्मल लिया तो वो हमारे पास नॉर्मल होंगे। और जो इसकी एग्जांपल है वो है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब हमने डिस्कस किया कि ऑटोसोमल रिसेसिव में हमारे पास एम्फीसीमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव में आता है। अब हम इनकी बायोमेडिकल बेसिस को देखते हैं दोनों की, और फिर हम एंड में इनकी इनहेरिटेंस को दोबारा देखेंगे, इनकी पेडिग्री को देखेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और जो इसमें हमारे पास इफेक्टेड जीन होता है वो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर होता है, और वो जो जीन है वो हमारे पास CFTR सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर जीन है।
अब होता इस तरह है कि हमारे पास लेट्स सपोज ये है कि हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए जिसके ऊपर हमारे पास सीएफटीआर जीन पड़ा हुआ है। अब इस डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन हुई, इससे हमारे पास बना आरएनए, आरएनए के ऊपर ये हमारे पास सीएफटीआर जीन आ गया। अब ये सीएफटीआर जो हमारे पास जीन है मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए अब आएगा हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, अब ये मैसेंजर आरएनए को रीड करेंगे और प्रोटीन बनाएंगे 5-3। ये इस जो राइबोसोम्स होते हैं ये इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर इस जो जीन है इस कोडिंग को इसको रीड करेंगे और प्रोटीन बनाएंगे सीएफटीआर प्रोटीन, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर प्रोटीन। ये प्रोटीन्स का काम क्या है? ये प्रोटीन्स हमारे पास क्लोरीन चैनल प्रोटीन्स है ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एपिथेलियम। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एपिथेलियम सेल है, इसको देख सकते हैं कि आप इन साइड पर हमारे पास वाटर भी एक्सेस में है और क्लोरीन भी एक्सेस में है, और इसकी जो आउट साइड है इस इधर हमारे पास म्यूकस है, और ये हमारे पास सी एफ टी आर प्रोटीन है। इस प्रोटीन का काम क्या है? इस प्रोटीन का काम यह है कि ये क्लोरीन को इन साइड से इनटेक करती है और इसे आउट साइड पर ले जाती है। जब ये क्लोरीन को इन साइड टू आउट साइड ले जाती है तो ये जो हमारे पास म्यूकस है ये थिन हो जाता है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो वाटर है वो भी ऑस्मोसिस के जरिए फ्रॉम द इन साइड टू द आउट साइड चला जाता है। जब ये म्यूकस हमारे पास थिन हो जाती है तो ये अपना नॉर्मल फंक्शन करती है। अगर किसी वजह से हमारे पास डिफेक्ट आ जाए सी एफ टी आर प्रोटीन में, वो डिफेक्ट कैसे आ सकता है? हमारे पास एट पोजीशन 508 के ऊपर, पोजीशन 508 के ऊपर जो हमारे पास फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड होता है प्रोटीन में, वो हमारे पास उसमें म्यूटेशन आ जाती है। जब इस फिनाइल एलानिन में हमारे पास म्यूटेशन आ जाएगी तो हमारे पास डीएनए टू मैसेंजर आरएनए हमारे पास नॉर्मल फंक्शन होगा, ये हमारे पास सीएफटीआर जीन भी अवेलेबल होगा, इसकी रीडिंग भी यहाँ भी हमारे पास नॉर्मल होगी, प्रोटीन भी हमारे पास जो बनेगी ये हमारे पास नॉर्मल बनेगी। लेकिन इस प्रोटीन में मिसफोल्डिंग हो जाएगी और ये अपनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन यानी कि ये हमारे पास एपिथेलियल सेल में नहीं जाएगी, इधर से इधर प्रोटीन हमारे पास नहीं जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास म्यूकस है इधर, जब क्लोरीन की इनसाइड टू आउटसाइड नॉर्मल हमारे पास ये सीएफटीआर प्रोटीन चैनल के तौर पर रोल प्ले कर रही थी और क्लोरीन फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड जा रहा था, तो ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शन था और ये म्यूकस को थिन कर रहा था। अब हमारे पास जब ये क्लोरीन को इनसाइड टू द आउटसाइड नहीं लेकर जाएगी तो जो हमारे पास म्यूकस है ये थिक हो जाएगी। जब म्यूकस थिक हो जाएगी तो ये हमारे पास एयरवे को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से हमें डिफिकल्टी हो जाएगी ब्रीदिंग में, और उसके साथ साथ बैक्टीरिया भी ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसकी जेनेटिक्स को। इसकी जेनेटिक में हम हमारे पास ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और पहले हम देख चुके हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में हमारे पास जो हमारे पास इफेक्टेड होते हैं वो उस कंडीशन में ये अपना रोल प्ले करती है, उस कंडीशन में ये हमारे पास डिफेक्टिव होती है जब हमारे पास दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ये हमारे पास रिसेसिव जीन हो, अदरवाइज ये अपना रोल, अदरवाइज ये हमारा डिफेक्टिव नहीं होता, अदरवाइज इसका जो इफेक्ट होता है वो डोमिनेंट जीन जो होता है वो मास्क कर देता है। अगर हम देखें हम जो नॉर्मल है, नॉर्मल को जो क्रोमोसोम नॉर्मल जीन उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास म्यूटेंट है उसे हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा पर्सन जिसमें दोनों ए हों यानी कि नॉर्मल हों तो उसमें तो हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस होगी भी नहीं, और ऐसा पर्सन जिसमें एक नॉर्मल हो और एक हमारे पास इफेक्टेड हो तो वो कैरियर होगा, यानी कि वो ऑफ स्प्रिंग को उससे जो उसके बच्चे होंगे ऑफ स्प्रिंग उसमें से ट्रांसफर कर सकता है सिस्टिक फाइब्रोसिस को, लेकिन उसके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं होगी। और ऐसा पर्सन जिसके अंदर दोनों रिसेसिव होंगे यानी कि ए डैश होंगे, इफेक्टेड जीन होंगे, तो वो हमारे पास इफेक्टेड होगा, उससे सिस्टिक फाइब्रोसिस होगी। अब हम देखते हैं हमारे पास एम्फिसीमा क्या है। उसके बाद हमारे पास है एम्फसीमा। एम्फसीमा में हमारे पास क्या होता है, जो एल्वियोलाई होती हैं, एल्वियोलाई के जो वॉल्स होती हैं उनमें डैमेज हो जाता है। एल्वियोलाइज के अंदर हमारे पास प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं इलास्टिन प्रोटीन। इस इलास्टिन प्रोटीन को हमारे पास इलास्टेज एंजाइम आते हैं जो कि उसे डैमेज कर देते हैं, और जो हमारे पास वॉल है वो डैमेज हो जाती है। ये किस तरह होता है ये आगे हम देखते हैं। जब हमारे पास एल्वियोलाई की वॉल्स वो डैमेज हो जाती हैं तो जो पेशेंट होता है उसे ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। अब जो हमारे पास नॉर्मल रेस्पिरेटरी पाथ है उसमें हमारे पास सबसे पहले नोज़ है, नोज़ के बाद हमारे पास फेरिंक्स है, फेरिंक्स के बाद हमारे पास लैरिंक्स है, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई है, फिर हमारे पास टर्शरी ब्रोंकाई है, उसके बाद हमारे पास टर्मिनल ब्रोंकाई है, उसके बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई है, उनके बाद हमारे पास एल्वियोलर डक्ट है और एंड में हमारे पास एल्वियोलाई है। तो एम्फीसीमा में हमारे पास होता है इस तरह है कि जो हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होती हैं उससे आगे जो हमारे पास डिस्टल एंड होता है, डिस्टल यानी कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और जो हमारे पास एल्वियोलर डक्ट होती हैं और जो हमारे पास एल्वियोलाई होते हैं, इनको हम कलेक्टिवली एक्नस भी बोलते हैं। जो हमारे पास एक्नस है इसकी इनलार्जमेंट हो जाती है परमानेंट। अब ये किस तरीके से होती है ये हम आगे देखते हैं।
अब हम इस बेस पर एल्वियोलाई की जब हमारे पास इनलार्जमेंट हो जाती है और दूसरा हमारे पास एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एम्फीसीमा में, दो हमने पैथोलॉजी अभी देखी हैं। हम इस बेस पर एम्फीसीमा को टाइप्स में डिवाइड करते हैं, चार टाइप्स में। पहले हमारे पास है सेंट्री लोबुलर। सेंट्री लोबुलर जो है वो मोस्ट कॉमन भी है और ये स्मोकर्स में होती है। इसमें हमारे पास जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनकी एनलार्जमेंट हो जाती है। दूसरी हमारे पास है पेन लोबुलर। पेन लोबुलर में हमारे पास अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है और इसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी इफेक्टेड होती हैं, एल्वुलर डक्ट भी इफेक्टेड होती हैं और जो एल्वुलाई है ये भी हमारे पास इफेक्टेड होती है। तीसरी हमारे पास है पैरासेप्टल। पैरासेप्टल जो है इसमें हमारे पास जो डिस्टल पार्ट है यानी कि एल्वुलाई वो ज़्यादा इफेक्टेड होता है और ये अपर हाफ ऑफ द लंग्स में होती है। चौथी हमारे पास है एयर इरेगुलर, और इरेगुलर हमारे पास किसी भी पार्ट को इफेक्ट कर सकती है। अब होता इस तरह है कि एक पेशेंट है, एक पर्सन है जो कि स्मोकिंग करता है, तो उस जो स्मोकिंग में इरिटेंट होती हैं, जो स्मोकिंग केमिकल्स होती हैं वो स्टिमुलेट कर देती हैं एल्वुलर मैक्रोफेजेस को, और जो एल्वुलर मैक्रोफेजेस हैं ये रिलीज करते हैं कीमोटैक्सिक फैक्टर। ये जो कीमोटैक्सिक फैक्टर है ये एक्टिवेट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को, और न्यूट्रोफिल्स रिलीज करते हैं प्रोटीज एंजाइम। प्रोटीज एंजाइम में ये ज़्यादातर इलास्टेज रिलीज करते हैं, और ये जो इलास्टेज हैं ये एक्ट करते हैं ऑन द एल्वुलर वॉल, और एल्वुलर वॉल के अंदर जो प्रोटीन होती है वो हमारे पास इलास्टिन होती है, ये उसको डैमेज करती है प्रोटीन की, जिसकी वजह से एल्वुलाई की हो जाती है डिस्ट्रक्शन। अब हमारे पास एक प्रोटीन होती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये जो हमारे पास प्रोटीन है ये इनएक्टिव करती है, ये इनहिबिट करती है प्रोटीज एंजाइम को। अब ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन भी अगर हमारे पास डैमेज हो जाए तो इसमें हमारे पास प्रोटीज हमारे पास जो होगा ये इसको इनहिबिट नहीं कर सकेगी और ये हमारे पास डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगी। अब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किस तरह डैमेज हो सकती है? जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का जीन है वो है हमारे पास सर्पिना 1 जीन। अगर इसके अंदर सर्पिना 1 जीन के अंदर हमारे पास म्यूटेशन हो जाए तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नहीं बनेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के अंदर जो हमारे पास 8 पोजीशन 385 है अमीनो एसिड है वो हमारे पास है मेथियोनिन। अब जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग में हमारे पास ये मेथियोनिन की ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू द मेथियोनिन सल्फोक्साइड। जब ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द मेथियोनिन सल्फोक्साइड तो हमारे पास जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होती है वो हमारे पास इनइफेक्टिव हो जाती है, वो हमारे पास नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकती, यानी कि वो इलास्टेज को इनएक्टिव नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास सिम्टम्स इसकी क्या हैं। एम्फिसीमा की कफ है, हमारे पास डिस्पनिया हो गया और हमारे पास हाइपोक्सिया हो गया। अब हम देखते हैं कि एम्फीसीमा के रिजल्ट में हमारे पास होता क्या क्या है। हमारे पास जो टोटल लंग्स कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और जो हमारे पास फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड है वो डिक्रीज हो जाता है, और जो हमारे पास फंक्शनल कैपेसिटी वॉल्यूम है वो भी हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। और ये हमारे पास फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड रेशियो, हमारे पास ये जो फंक्शनल कैपेसिटी वाली हमें ये रेशियो भी हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। तो ये है हमारे पास एम्फीसीमा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली डिस्कस करेंगे।